हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे शिक्षण अभिरुचि के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अगेन ये क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट हैं, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं। आपने इनको नोट ज़रूर करना है, ठीक है। और कुछ बच्चों ने क्वेरी की थी कि कौन सी बुक है मैम जहाँ से आप प्रैक्टिस करवा रही हैं, तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आपकी सहूलियत के लिए लिंक दिया गया है। आप चाहें तो वहाँ से बुक परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी ये बुक स्टॉक आउट हो जा रही हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से ये स्टॉक में आ जा रही हैं, तो आप जाइए और चेक कीजिए, जल्दी से इसे परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसको भी बुक चाहिए। तो चलिए हम बढ़ेंगे क्वेश्चन 26 की तरफ। 25 क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में जो है डिस्कस कर लिया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन कौन से हमने डिस्कस किए हैं। वहाँ से आगे 26 पे बढ़ते हैं। 3R के शिक्षण में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन है लिखना, पढ़ना, गणित या दोहराना। तो 3R बेसिकली जो था वो ये गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा थी, बेसिक शिक्षा, इस पे ये आधारित थी, जिसमें कि पढ़ना लिखना तो शामिल था, साथ में गणित भी शामिल था। पढ़ना लिखना और गणित, तो इस बेस पे पूछा क्या गया है कि 3R में सम्मिलित नहीं है, तो दोहराना सम्मिलित नहीं होगा। डी इसका राइट आंसर रहेगा। फिर है बेसिक शिक्षा की मुख्य विशेषता है। कौन सी विशेषता है? नैतिक शिक्षा प्रदान करना, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, स्वावलंबन की भावना विकसित करना या निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो ये भी बेसिक शिक्षा यानी कि गांधी की जो गांधी जी की जो क्या है बुनियादी शिक्षा है, उस पे ही ये क्वेश्चन है। तो बेसिक शिक्षा की मुख्य विशेषता कौन कौन सी थी? नैतिक शिक्षा प्रदान करना, ये भी थी। अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, लेकिन स्वावलंबन की भावना विकसित करना, ये कहीं ना कहीं इसमें नहीं देखी गई थी विशेषता। तो सी वाला इसमें राइट आंसर रहेगा, ठीक है। साथ में ये भी नोट कर दीजिएगा कि बुनियादी शिक्षा किस वर्ष थी जो लाई गई थी, तो ये 1937, ठीक है। 1937 इसका ईयर था, ये भी आप नोट कर दीजिएगा, ठीक है। क्या पढ़ रही है तू? तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? 3R शिक्षण में कौन सम्मिलित नहीं है? तो जो 3R शिक्षण जो दिया गया था बुनियादी शिक्षा में, 3R मतलब RRR, ठीक है, 3R, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, 3R के शिक्षण में कौन सम्मिलित नहीं है? लिखना, पढ़ना, गणित या दोहराना। तो ये जो क्वेश्चन है ये किससे बेस्ड है? गांधी जी की बेसिक शिक्षा के आधार पर ये है, ठीक है। इसे भी नोट करिएगा साथ में। तो बुनियादी शिक्षा तो दी थी गांधी जी के द्वारा 1937 में, जिसे कि वर्धा शिक्षा योजना भी कहा गया था, बेसिक शिक्षा, ठीक है। ये सारे नाम थे। तो इसमें 3R गांधी जी के द्वारा दिए गए थे, जिसमें कि पढ़ना, लिखना और गणित तीनों शामिल थे, लेकिन दोहराना इसमें शामिल नहीं था। तो इसका आंसर रहेगा डी, दोहराना, ठीक है। यूपी पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे है इसमें बेसिक शिक्षा की मुख्य विशेषता है। सबसे मुख्य विशेषता कौन सी है बेसिक शिक्षा के अंतर्गत? नैतिक शिक्षा प्रदान करना, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, स्वावलंबन की भावना विकसित करना या निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। तो इसमें 27 का जो राइट आंसर है वो है सी वाला, स्वावलंबन की जो भावना है विकसित करना, ये बेसिक शिक्षा की मुख्य विशेषता थी। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा पूर्व प्राथमिक शिक्षा का केंद्र नहीं है? बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, नर्सरी स्कूल या किंडरगार्टन। तो पूछा क्या गया है कि कौन सा पूर्व प्राथमिक शिक्षा का केंद्र नहीं है, ठीक है। तो बालवाड़ी भी है, आंगनवाड़ी भी है, ठीक है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में आता है। किंडरगार्टन भी आता है, लेकिन जो नर्सरी है वो क्या आता है, ये अपर प्राइमरी में आता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, बालवाड़ी, आंगनबाड़ी तथा किंडरगार्टन ये क्या है, प्राथमिक शिक्षा
जो है इसके पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, लेकिन जो नर्सरी स्कूल है वो आप ये भी नोट करिएगा कि ये प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डाइट की स्थापना निम्नलिखित स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु की गई, क्यों की गई? पूर्व माध्यमिक स्तर या माध्यमिक स्तर, प्राथमिक स्तर या उच्च स्तर। ठीक है, तो किस स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात करते हैं डाइट में? तो इसमें आंसर रहेगा आपका बी वाला प्राथमिक स्तर। ठीक है, यूपी पीजीटी 2013 का ये क्वेश्चन है। देखिए इसका डिटेल भी आप देख लेंगे साथ में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षक शिक्षा के समुन्नतन बनाने के लिए प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों और अनौपचारिक शिक्षा शिक्षकों के लिए पूर्व सेवा एवं सेवारत पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रत्येक जिलों में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डाइट के लिए। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 1986 में इसका गठन किया गया था डाइट का। ठीक है, आगे है मिड डे कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों में आरंभ करने का प्रमुख कारण है। किस कारण से जो है मिड डे मील, ठीक है, माध्याह्न जो भोजन होता है वो किस वजह से स्कूलों में करवाया जाना प्रारंभ किया गया, किस कारणों से, मेन क्या कारण थे इसके? ऑप्शन है नामांकन संख्या बढ़ाने हेतु, समाज विस्तार हेतु, अध्यापकों के विकास हेतु, रोजगार वृद्धि हेतु। ठीक है, तो जिसने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें ये क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम ही है। तो मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों में प्रारंभ करने का जो प्रमुख कारण था वो था नामांकन संख्या बढ़ाने हेतु। ठीक है, ये 1995 में ये जो कार्यक्रम है ये शुरुआत इस समय की गई थी मिड डे मील की, 1995, ये भी साथ में आपने नोट करना है। आगे बढ़ेंगे, गोखले विधेयक किससे संबंधित था? फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इट मीन्स ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो है एग्जाम में रिपीट होता रहा है। ठीक है, ये यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया है। तो गोखले विधेयक किससे संबंधित था, कौन सी शिक्षा से? प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा? ठीक है, तो ये प्राथमिक शिक्षा से क्या था, संबंधित था गोखले विधेयक। ठीक है, जो कि सबसे पहले 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विधेयक, याद रखना है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, गोखले विधेयक प्राथमिक शिक्षा, ये याद रखना है। आगे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का निम्न में से कौन स्वरूप वर्णित है? ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की बात की जा रही है। तो यहाँ पर शिक्षा का कौन सा रूप दिया था? तो ऑप्शन है 10+2, 10+2+3, 10+3+2 या 10+1+4। तो राइट आंसर है इसमें बी वाला 10+2+3। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में एक समान शिक्षा संरचना का विचार निहित एवं इसके तहत 10+2+3 की संरचना को देश के समस्त भागों में स्वीकार किया जा चुका था। यहाँ से ये लागू हुआ था, ये याद रखना है 1986 से। यह राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा पर आधारित होगी जिसमें एक समान कोर के साथ अन्य अंग लोचनीय होंगे। ठीक है, तो एक वीडियो था जिसमें कि 1986 बताया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 10+2+3 को। तो कई सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे कि ये कोठारी आयोग का है, आप इसमें रॉन्ग बता रही हैं। तो भाई उस टाइम पे अनुशंसा जो है कोठारी आयोग के द्वारा की गई थी, लेकिन जो लागू हुआ था देश के अंदर ये 1986 से ही लागू हुआ था, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मतलब जब ये शुरुआत हुई थी, ये याद रखना है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है कि क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट है इसमें एक कक्षा में छात्रों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए? ऑप्शन है छात्र पर शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण हेतु, भीड़ कम करने हेतु या अधिक फीस प्राप्त करने हेतु या इनमें से सभी। कौन सा राइट आंसर बनता है इसमें? इसमें बनेगा ए वाला, छात्र पर शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण हेतु। एक कक्षा में जब बच्चों की संख्या लिमिटेड होगी, कम होगी, तो कहीं ना कहीं जो टीचर का फोकस है वो सारे बच्चों पर होगा। ठीक है, सारे बच्चों को टीचर क्या कर पाएंगे, अच्छे से ऑब्जर्वेट कर पाएंगे। ठीक है, सारे बच्चों की पर्सनैलिटी को ग्रो करने में हेल्प जो है
टीचर के द्वारा वो एकदम मतलब जल्दी जल्दी होगा, ये नहीं कि बहुत सारी संख्या में छात्र हैं कक्षा के अंदर और एक टीचर कितने तो बच्चों को मतलब अच्छे से जो है सिखा पाएगा, कोई भी चीज़ को ऑब्जर्वेशन कर पाएगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं न कहीं छात्रों की संख्या को कम करने की या लिमिटेड करने की बात होती है। क्यों होती है? छात्र पर शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण हेतु, इस वजह से। ठीक है, ये याद रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में प्रमुख बाधा है कौन सी? निरक्षरता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये सभी। तो कहीं ना कहीं आंसर आपको ये सभी मिलेगा इसमें। इसको डिटेल में देखते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण से अभिप्राय है कि राष्ट्र की सभी इकाइयां अर्थात राज्यों, धर्मों, जातियों, संप्रदायों या नागरिकों के एक साथ मिलजुल कर राष्ट्र हित में कार्य करने से होता है। यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण किसको बोलते हैं भाई? जहाँ पे सारे धर्म, राज्य, जाति, संप्रदाय के जो नागरिक हैं वो मिलजुल करके राष्ट्र के हित में कार्य करें। राष्ट्रीय एकता के विकास में प्रायः प्रांतीयता, जातिवाद, सांप्रदायिकता, सामाजिक व आर्थिक विषमताएं, निरक्षरता, भाषागत विभिन्नता जैसे तत्व ये क्या होते हैं? बाधक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किस स्तर की शिक्षा के साधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है? तो जिस बच्चों ने पहला वाला वीडियो देखा होगा इससे पहले, तो उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को बहुत अच्छे से समझाया गया है। लेकिन जिन्होंने नहीं भी देखा है तो वो समझ सकते हैं। यहाँ पे फिर से हम बता देते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो क्यों लाया गया था, किसके लिए लाया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्त्री शिक्षा। तो इसका आंसर है ए वाला, प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्यों लाया गया था? प्राथमिक शिक्षा में जो है सुविधाओं को मेंटेन करने के लिए, ताकि वहाँ पे प्रॉपर क्या हो, एक विद्यालय की बिल्डिंग हो, एक भवन हो 2 कमरों का, और प्रॉपर वहाँ पे बैठने की सुविधा हो, ब्लैक बोर्ड हो, ठीक है, शिक्षण सामग्री हो। ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। ठीक है, ये याद रखना है। आगे है, बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ होता है? सबसे पहले पूछा गया कि जब सबसे पहले वो कहाँ से सीखना शुरू करता है? परिवार से, विद्यालय से, कॉलेज से, समाज से। तो जब बच्चा छोटा होता है, जब तक वो स्कूल में नहीं आता है, तब तक तो वो कई बातें घर पे सीख लेता है। ठीक है, तो किससे सीखता है? परिवार से सीखता है, अपने बड़ों से सीखता है, अपने भाई बहनों से सीखता है। तो परिवार से इसका आंसर होगा। आगे है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ हुआ था, कब से शुरू हुआ था? वर्ष 1986-87 से, वर्ष 1987-88 से, वर्ष 1988 79 से, या वर्ष 79 और 90 से। यूपीपीसीटी 2005 का ये क्वेश्चन है। तो देखिए नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है आई थी 1986 के अंतर्गत। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। ये याद रखना है, 87, 88, 87, 88। यह प्रावधान इसके अंतर्गत हुआ था कि प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। साथ में इस पॉइंट को भी आपने नोट करना है। आगे है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10+2+3 की शैक्षिक संरचना किस वर्ष में क्रियान्वित की थी? ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से अलग तरीके से पूछा गया है। तो क्रियान्वित का मतलब है कि वो कब से फिर कार्य, मतलब उस पर कार्यवाही स्टार्ट हो गई थी। 10+2+3 जो पैटर्न था वो स्टार्ट हो गया था। तो ऑप्शन देखिए इसमें 1976, 1972, 1968 में, या 1970 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1968। ठीक है, ये भी कई बच्चों ने बोला था कि नहीं ये कोठारी आयोग के अंतर्गत आया था 1964 में, लेकिन कोठारी आयोग के सुझाव पर ये बात हुई थी। ये भी याद रखना, यहाँ पे ये क्लियर हो गया है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। कोठारी आयोग के सुझाव पर भारत सरकार ने सन 1968 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की, जिसमें 10+2+3 की शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया, तथा इस शिक्षा संरचना में इस वर्ष सामान्य पाठ्यक्रम तथा 3 वर्ष की प्रथम उपाधि स्तर पाठ्यक्रम की संकल्पना है, जो संपूर्ण राष्ट्र में एक समान रहेगी। ये बात वहाँ पर हुई थी। ठीक है, इसे अभी देख लें। आगे है, बेसिक शिक्षा का कौन सा मुख्य सिद्धांत नहीं है?
ठीक है, तो नहीं वाले क्वेश्चन को बहुत बहुत मतलब कहते हैं कि बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि नहीं ना पढ़ने की वजह से ही कई बार क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। तो याद रखें, बेसिक शिक्षा का कौन सा मुख्य सिद्धांत नहीं है? समवाय पद्धति, स्वावलंबन, शिल्प केंद्रित शिक्षण या साहित्य शिक्षण? कौन सा मुख्य सिद्धांत नहीं है बेसिक शिक्षा का? तो साहित्य की बात नहीं करी थी। गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा वर्धा शिक्षा 1937 में आई थी, तो इसमें साहित्य शिक्षण की कोई भी बात नहीं हुई थी। इसको डिटेल में देख लेते हैं। गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा के मुख्य सिद्धांत थे वो निम्नलिखित हैं। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा हो, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, शिक्षा स्वावलंबी हो, समवाय पद्धति हो, शिल्प केंद्रित हो, ठीक है, वर्ग भेद समाप्त करना, शिक्षा का आधार अहिंसा। इस प्रकार की जो नीति थी गांधी जी की बेसिक शिक्षा में, तो ये इन चीज़ों को फॉलो किया जा रहा था वहाँ पे, ठीक है। और इसमें जो थी शिक्षण में, इस बेसिक शिक्षा के शिक्षण में साहित्य शिक्षण की बात कहीं भी सम्मिलित नहीं थी। ये भी आपने साथ में नोट करना है, ठीक है। आगे फिर से गोखले बिल से संबंधित क्वेश्चन, यूपी पीजीटी 2004 का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, गोखले बिल का संबंध था अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा से, अनिवार्य महिला शिक्षा से, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से या अनिवार्य तकनीकी शिक्षा से? अब तक तो ये आंसर बहुत अच्छे से आप लोगों को लर्न हो गया होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी वाला होगा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से, ठीक है। अब देखिए इसके एक डेट को भी याद रखना है आपने साथ में। गोखले बिल जो था वो 19 मार्च 1910 को केंद्रीय धारा सभा से अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में पेश किया गया। इसकी डेट को ज़रूर नोट करिएगा, 19 मार्च 1910 में, ठीक है। आगे है, छात्रों के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है किससे? बाह्य परीक्षा प्रणाली में, आंतरिक परीक्षा प्रणाली में, सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में या बाह्य आंतरिक परीक्षा एवं सतत मूल्यांकन प्रणाली में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी वाला, बाह्य आंतरिक परीक्षा एवं सतत मूल्यांकन प्रणाली में छात्रों के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपको उसकी डिटेल भी समझना है तो आप समझ सकते हैं। सतत एवं आंतरिक मूल्यांकन संपूर्ण सत्र के दौरान छात्रों को अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। चयनित व सतही अध्ययन की प्रवृत्ति को सतत मूल्यांकन प्रणाली समाप्त करती है। सतत मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को समय समय पर उनकी शैक्षिक प्रगति से अवगत कराकर उन्हें आवश्यक फीडबैक देना संभव हो जाता है इसके थ्रू, ठीक है, जो सतत मूल्यांकन होता है। इस प्रकार छात्रों के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन बाह्य आंतरिक परीक्षा एवं सतत मूल्यांकन प्रणाली के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। आगे है, कौन सा उपाय शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक है? भीड़ भरी कक्षा, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रभावी शिक्षण पद्धति, अव्यावहारिक पाठ्यक्रम, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको इसका आंसर मिल गया होगा। क्या होना चाहिए? सी, प्रभावी शिक्षण जो पद्धति है उससे क्या होगा? शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है। फिर यह मूल्यांकन का घनिष्ठ संबंध होता है किससे? शिक्षक से, छात्र से, शिक्षक उद्देश्यों से या परीक्षा से? सी वाला आंसर इसमें राइट, अगेन शिक्षक उद्देश्यों से, ठीक है। जो क्वेश्चन की डिटेल को आपको जानना जरूरी है, सिर्फ उसका ही जो डिटेल है उसको मतलब एक्सप्लेन किया जाएगा, अदरवाइज आप खुद से इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की गई, कब लागू की गई है, किसके लिए पूछा गया है यहाँ पे, तो ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किसके लिए लागू की गई, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। तो ऑप्शन है, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में, माध्यमिक स्तर की शिक्षा के क्षेत्र में, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में या उपयुक्त किसी भी क्षेत्र में नहीं। तो ब्लैक बोर्ड जो था प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में। इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस बनेगी। क्वेश्चन टू क्वेश्चन किस तरह से बार बार क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 45, भारतवर्ष बुनियादी शिक्षा की योजना किसकी आदर्शों के आधार पर बनाई गई थी? इजीली आप इसका आंसर कर सकते हैं। फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें राइट है, महात्मा गांधी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे,
बुनियादी शिक्षा के लिए पहला शैक्षणिक सम्मेलन कब हुआ? सबसे पहला शैक्षणिक सम्मेलन, ये याद रखना है, 1936 में, 1937, 1938 या 1939। तो बुनियादी शिक्षा के लिए सबसे पहला शैक्षणिक सम्मेलन, ठीक है, कब हुआ था? 1937। बी वाला इसमें याद रखना 37 है जब बुनियादी शिक्षा आई थी, ठीक है। तभी इसका जो पहला शैक्षणिक सम्मेलन था वो हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन उस समय अध्यक्ष थे, ये भी आपने नोट रखना है, ठीक है। और चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें अभी ज़्यादा कुछ नहीं है डिटेल। फिर है आगे, बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा लिखित रूप से तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो अभी हमने इसे जस्ट अभी पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन थे? डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है। तो जो जाकिर हुसैन थे ये कौन थे? इसके अध्यक्ष थे इस समिति के, ठीक है। इसको जान लेते हैं पूरा डिटेल में। तो बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा जो थी लिखित रूप में तैयार करने के लिए 1937 में जाकिर हुसैन समिति का गठन किया गया था। समिति का नाम क्या था? जाकिर हुसैन समिति। 1937 में इसको प्रिपेयर किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। अपनी रिपोर्ट में शिक्षा के मूल सिद्धांतों, उद्देश्यों, शिक्षक प्रशिक्षण, निरीक्षण, पर्यवेक्षण, प्रशासन, हस्तकार्यों का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित करने की विधि आदि के संबंध में ये सुझाव प्रस्तुत किया था इस समिति ने, ठीक है। फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुति निम्नांकित राज्यों में किसने लागू किया? पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुति निम्नांकित राज्यों में किसने लागू किया, ये क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी रहेगा, त्रिपुरा, ठीक है। आगे है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रयास किया, आंगनवाड़ी की स्थापना करके, शिक्षा मित्र की नियुक्ति करके, नर्सरी विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाने का प्रयत्न करके या मॉन्टेसरी विद्यालयों की स्थापना करके, ठीक है। इसमें राइट आंसर कौन सा है? आंगनबाड़ी की स्थापना करके। अगला है क्वेश्चन, कला, शिल्प तथा गृह विज्ञान की परीक्षाओं में अंकों का आधार है लगाया गया समय, प्रयुक्त सामग्री, प्रयुक्त प्रक्रिया या अंतिम उत्पाद, ठीक है। तो कला, शिल्प तथा गृह विज्ञान की परीक्षा में अंकों का आधार होता है अंतिम उत्पाद, ये याद रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इससे आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कोशिश करेंगे कि सारे 50 जो क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चंस को हम कवर करने की पूरी ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।